Good morning, students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schools. In this chapter, we will discuss the end of bipolarity and then the disintegration of the second world. Okay. First one is the end of the bipolarity and then disintegration of the second world. Firstly, you also know that what is bipolarity, multipolarity and bipolarity. आपको बाइपोलैरिटी का, मल्टीपोलैरिटी का और यूनिपोलैरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। बाई का मतलब होता है दो, जहाँ पर जिस वर्ल्ड में दो कंट्रीज़ या दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कम्युनिटीज़ रूल कर रही हों। मल्टीपोलैरिटी होता है देयर आर द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कंट्रीज हैव रूल्ड और गवर्न इन द कंट्री, एंड देन यूनिपोलैरिटी इज ओनली वन कंट्री टू गवर्न, वन कंट्री और वन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इन सभी तीनों वर्ड्स के ये मीनिंग है, बाई के, मल्टी के और देन यूनिपोलैरिटी के। देखो जो कंसेप्ट है ना बाइपोलैरिटी का, ये जो राइज था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आपको पता है 1945 से लेके 1991 तक था इसका टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे ये क्या था, बाइपोलैरिटी का था। ठीक है, उसके बाद ये जो आइडियाज़ था बाइपोलैरिटी का, ये जो कोलैप्स हुआ कब, 1991 के बाद। तभी ओनली यूनिपोलैरिटी का आइडियाज़ रह गया जब क्या हुआ, यूएस से डोमिनेंस में आया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे सोवियत यूनियन है क्या। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो हुआ था 1970 में रशिया में, ये एक बिगेस्ट अटैम्प्ट था कि इसने क्या किया था, सोसाइटी को एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इसने माना था ऑल ओवर द world, but particularly we talk in the country of Russia. That is the name of the country Russia at today's. In those time that's the name of the USSR. ठीक है, उसके बाद जो रशिया, जो USSR फॉर्मेशन में आया था, USSR रियलिटी के फॉर्मेशन में आया था, वो आया था 13 दिसंबर, एक्सिस्टेंस में आया था 1922। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ में क्या हुआ, सोवियत आर्मी ने लिबरेटेड करना स्टार्ट कर दिया, और मतलब कि एक अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए, इनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंट्री को एस्टेब्लिशमेंट किया। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्यूबा का एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज़ द कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, उसके बाद दीज कंट्रीज़ जो थी, इनको सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता था। सेकेंड वर्ल्ड क्या था, सेकेंड वर्ल्ड इज़ आल्सो नोन एज द सोशलिस्ट ब्लॉक, एंड देन द ईस्टर्न वर्ल्ड, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड, USSR, सोवियत यूनियन, सोवियत ब्लॉक, ये सारे के सारे नाम USSR के हैं। USSR, सोशलिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत ब्लॉक, सारे के सारे नाम ये क्या हैं, USSR के हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो ये नींव कहाँ से, हमें देखना है कि कोल्ड वॉर कहाँ से आई, कोल्ड वॉर कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, क्यों हुई नहीं आएगा, कब हुई और किन के बीच में, बिटवीन के बीच में हुई, किन दो ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज़ के बीच में हुई, वो हम देखेंगे। ठीक है, कोल्ड वॉर का जो राइज है वो 1945 के बाद हुआ, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, एंड after the explosion of the nuclear bomb which will explode in the cities of Japan, that is the Hiroshima and the Nagasaki। ठीक है, जो USA ने बॉम्ब को ब्लास्ट किया था वहाँ पे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, उसके बाद ये जो व्हाट आर द मेन, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड कोल्ड वॉर का एरा जो था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये है। उसके बाद जो है व्हाट आर द मेन काजेस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, क्या कारण थे। मिखेल गॉर्बेचव ने क्या किया, ये जो जनरल सेक्रेटरी थे, आपको ये पूछा जा सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कौन थे, मिखेल गॉर्बेचव। इन्होंने जो रिफॉर्म लाए कम्युनिस्ट पार्टी में, उसके बाद भी जो बहुत सारे जो रिफॉर्म्स लाने के बाद भी बहुत जो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कि टूट गया USSR। इन्होंने क्या रिफॉर्म लाए थे, एक तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने के बाद भी जो ये क्या हो गया, USSR जो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब कि डिसइंटीग्रेट हो गया। देखो इन्होंने ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म के बीच में दो वर्ड्स को ऐड ऑन किया। इन वर्ड्स को याद रखना, PERESTROIKA प्रेस्टॉक किया, एंड देन सेकेंड वर्ड इज GLASNOST। देखो इन दोनों के मीनिंग्स भी बताता हूँ मैं।
ठीक है, इन दोनों के मीनिंग्स भी बताता हूँ। ये दो वर्ड्स क्या थे उस लैंग्वेज में थे, एंड देन इन वर्ड्स का मीनिंग था, इस वर्ड का मीनिंग था रिकंस्ट्रक्टिंग करना। ठीक है, इस मीनिंग का मीनिंग था रिकंस्ट्रक्टिंग करना, और इसका मीनिंग था ओपननेस, कि हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देंगे। इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये दो वर्ड्स देके इनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं और पूछते हैं कि क्या रीज़न थे या क्या कारण थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी रशिया के जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर 1991 में, उसके बाद देर आर द मैनी कंट्रीज जो थी वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, जैसे बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, और भी बहुत सारे प्रोविंसेस थे, जैसे आज के टाइम पे जिसको हम यूगोस्लाविया बोलते हैं, उस टाइम पे यूगोस्लाविया बोलते थे, आज के टाइम पे सर्बिया बोलते हैं। तो बहुत सारे जो मेन कंट्रीज थे, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कारण ये थे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के कि इंटरनल वीकनेस थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे वो फेल हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर आर द मैनी क्राइसिस आर हेल्ड इन द कंट्री ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम निकले कोल्ड वॉर ब्रेक होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। देखो, सोवियत यूनियन जो था जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, आर्म रेस जो थी वो ख़त्म हो गई, दोनों कंट्रीज़ के बीच में समझौते हुए कि हमने, और हाँ, जितने भी कंट्रीज सोशलिस्ट थी उन्होंने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को भी फॉलो किया। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसी टाइम पीरियड पर हमारी इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। अगर आप इसको कोरिलेट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो रशिया है उस टाइम पे यूएसएसआर जो था वो इकोनॉमिक के मामले में बहुत सारी एड प्रोवाइड करता था इंडिया को। तो जब यूएसएसआर की खुद की इकोनॉमी क्या होने लगी, डाउन होने लगी, तो वो एड्स कहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है एलपीजी रिफॉर्म में, व्हेन द इंडिया के जो इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। ठीक है, उसके बाद है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो डोमिनेंट इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, जैसे वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आईएमएफ का हुआ, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है शॉक थेरेपी क्या होती है, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स क्या है। ठीक है, देखो, जब एक कंट्री जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, दैट इज़ द रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप जो थे, ये अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। इन्होंने क्या किया, मूव किया डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को, इन्फ्लुएंस हुए, और इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जब हम क्या करें, अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को एक नई आइडियोलॉजी में चेंज करें, बट वो एक इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हो, और एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए हो, इज आल्सो ए शॉक थेरेपी। ठीक है, जैसे रशिया ने वर्ल्ड बैंक को प्रमोट किया, वर्ल्ड बैंक में बहुत सारा वो किया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, क्या परिणाम निकले शॉक थेरेपी के। इट रन जो इसके परिणाम ये निकले कि जो लोगों की आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो थोड़ी इम्प्रूव हुई, डेवोल्यूशन हुआ करेंसी रूबल से। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी जो करेंसीज थी, पहले आपने देखा होगा जब 15 स्टेट्स थी रशिया के पास, तो बहुत सारे क्राइसिस हुआ करते होंगे रशिया के पास। जब 15 स्टेट थी तो पूरी स्टेट्स को इक्वली प्रमोट करना, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ रिच थी, बहुत सारी कंट्रीज़ वीक थी, तो यहाँ पे भी करेंसी का डिवेल्यूशन हुआ। इंक्रीज्ड पॉवर्टी एज गवर्नमेंट सब्सिडाइज वेयर रिमूव्ड। देखो, गरीबी को दूर करने के लिए इन सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की। जैसे आईएमएफ लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है कि आप क्या कीजिए, अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वर्ल्ड यूनिपोलर, नीचे द मीनिंग ऑफ द यूनिपोलर आफ्टर द, जब एंड हुआ कोल्ड वॉर का, यूएसए वॉज लेफ्ट विदाउट, यूएसए ही एक बच गया जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ एक मेन डोमिनेंस में। अब अगर आज के टाइम पे देखा होगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसके पास है, यूएसए के पास है। विच कंट्री है सुपीरियर इन द वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड ऑर्डर, वो आप देखोगे यूएसए, क्योंकि यूएसए एक डोमिनेंट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट
इन ए कंट्री देर आर द मैनी क्राइसिस आर हेल्ड पर्टिकुलरली इन द यूएसए। आपने देखा होगा कभी बहुत सारे बैंक जो हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं हर कंट्रीज़ में, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए का डोमिनेंस जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है चैलेंजेस क्या रहे यूएसए के लिए, ये मेन ही पढ़ेंगे हम। पहला चैलेंजेस यह था कि इंस्टीट्यूशन के आर्किटेक्चर को किस तरीके से हम फ्रेम करेंगे। एक सिस्टम को डिवाइड किया गया बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सिग्निफिकेंस। कितनी ब्रांचेस में किया गया? 3 ब्रांचेस में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अमेरिका मिलिट्री पावर जो थी वो एग्जीक्यूट ब्रांच बनी, मतलब कि जो जैसे कभी क्या होता है, आपने देखा होगा अमेरिकन एड के साथ साथ कभी न्यूक्लियर भी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली करता है। रिसेंटली यू हैव आल्सो सीन दैट द यूक्रेन वॉर बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। अब देखो इतनी छोटी सी कंट्री है, वो कितनी बड़ी कंट्री से लड़ रही है, कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, दैट्स वाई वो कंट्री एक अच्छे तरीके से इतनी देर से वो उसके अपोजिट खड़ी है, ठीक है। तो यूएसए क्या है। और हाँ, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोई भी कंट्री अगर किसी को एड प्रोवाइड करती है तो उसमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, अदरवाइज वो कभी भी किसी एक कंट्री को एड प्रोवाइड नहीं करती है। अब यूएसए क्यों नहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, सोमालिया, सूडान, बहुत सारी कंट्रीज़, जिम्बाब्वे, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत पोर हैं, जिनको खाना भी नहीं मिलता है, तो उनको नहीं वो करती है। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पे वो इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड जो है वो क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड क्या है और सेकंड वर्ल्ड क्या है, ठीक है। ये इनकी कंट्रीज़ को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो दैट कुड बी पॉसिबल मॉडरेट एंड एक्सरसाइज। हाँ, आज के टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, इससे तो इश्यूज चल ही रहे हैं नेटो के रिगार्डिंग, आपने देखा होगा। और हाँ, जो रिसेंटली जो है वो 8 मार्च 2024 को स्वीडन जो है क्या बनी है, नेटो की 32 जो है लास्ट ये जो कंट्री बनी है नेटो की, वो कौन सी है? स्वीडन, ठीक है। उसके बाद है मिडल ईस्ट क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस आपने बहुत बार। अब 2022 की बात करता हूँ, करंटली लेते हैं। अफगानिस्तान वॉर चला था, ठीक है, जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। तो अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट जो भी है ना, ये फॉट हुआ था 1970 में भी, ये 2022 में भी हुआ, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1978 में। अफगान ने सोवियत ने क्या किया था, वॉर बिगिन। अफगान और सोवियत की बात स्टार्ट हुई थी 1979 टू टिल 1989, ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद अफगान सिविल वॉर हुई थी 1981 टू 2001। और उसके बाद क्या हुआ, वॉर इन द गवर्नमेंट ऑफ द रूबल, मतलब कि इनको ना करेंसी से रिलेटेड क्राइसिस थे। अगर आप देखोगे नैम का हेडक्वार्टर तो वो अफगानिस्तान में ही है, ठीक है। उसके बाद गल्फ़ वॉर क्या थी, गल्फ़ वॉर किसके बीच में हुई थी, अगस्त 1990 टू 1921। इसमें इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट था, जिसमें इरप्टेड आफ्टर इराक एंड देन डिक्टेटर सदम हुसैन इन्वेडेड द नेबरिंग कुवैत, ठीक है। आज के टाइम पे कुवैत की करेंसी सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। डॉलर जो भी करेंसी है ना वो नीचे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है रूबल की, कुवैत की करेंसी की, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है ये यूएस हेजमनी का एक पार्ट था। जब यूएस हेजमनी जो एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट द यूएसए डिड नॉट स्टार्ट, मतलब कि यूएसए ने सोचा कि हम क्या करेंगे, अपने हेजमनी को इस्टेब्लिश करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग वर्ल्ड चलेगा। इन्होंने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। इसने क्या किया, इस पीरियड में अपनी हेजमनी को इस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने हेल्ड किया एमरजेंसी ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हेन यूएन ऑपरेशन कॉल्ड द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें क्या हुआ कि बिगिन टू स्टॉप इराकी इन टर्म ऑफ कुवैत, इराक क्या करे, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर रहा है इराक में, उसको क्या करे, डिमोलिश कर दे। इसको ही हम क्या कुवैत में इसको ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, ठीक है। गल्फ वॉर को हम वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। और ये वॉर फाइनली एंडेड हुई थी 28 फरवरी 1991 जब यूएसए ने सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया था।
उसके बाद है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, CIS। इसकी एब्रीवेशन आपको पूछी जा सकती है, एक्रोनिम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म, ये सारे सिनोनिमस हैं इसके। जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, ये क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी दिसंबर 1991 में। इसका हेडक्वार्टर जो है मिन्स्क बेलारूस में है। एट प्रेजेंट इसके 12 स्टेट्स हैं और 9 मेंबर जो हैं इसके जो परमानेंट हैं, जैसे अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डाविया, रसियन, तंजिक, उज्बेकिस्तान। उसके बाद एक जो है इसका एसोसिएटेड स्टेट है जिसका नाम तुर्कमेनिस्तान है, और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं जिसका नाम मंगोलिया एंड अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरब स्प्रिंग इन द 20th। आज के टाइम पे ना अरब कंट्री का जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले अरब स्प्रिंग वॉज ए सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। जैसे इन्होंने क्या किया, आर्म्स रेबिलियन को प्रमोट किया, स्प्रेड किया अक्रॉस इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली एशिया की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा ईरान, इराक, देयर आर द मैनी क्राइसिस बिटवीन दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द सोशल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस, रिलीजियस बेसिस, ठीक है। Located in Tunisia, at the Arab Spring took its root where the struggle against corruption। देखो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो थी वो स्टार्ट हुई थी पब्लिक लोगों के बीच में, और क्या हुआ था, पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दी लोगों ने, क्या करने के लिए, टू लुक आउटकम ऑफ द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये पॉइंट्स जो है ये इसके साथ में ही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से है नेक्स्ट पॉइंट, जो द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, जो डिमांड हुई डेमोक्रेसी की टूनेशिया में स्प्रेड थ्रू, और इन्होंने बोला कि हमें क्या करें, मुस्लिम डोमिनेंस बना दिया जाए, स्पेशली वेस्टर्न एशिया की कंट्री को, जो कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, ठीक है, इन कंट्रीज़ को, जैसे UAE, इन कंट्रीज़ को क्या किया जाए, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। और आज के टाइम पे भी यहाँ पे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव का बोलबाला है, ठीक है। होसनी मुबारक हु हैड बीन, जब ये पावर में थे इजिप्ट की 1979 में, इन्होंने कोलैप्स किया एज द रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो कि यहाँ पे हो रही थी। इन एडिशन द इन्फ्लुएंस, उसके बाद क्या हुआ, अरब स्प्रिंग का जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ पे, यमन में, बहरीन में, लीबिया एंड सीरिया में देखने को मिला, यूगोस्लाविया इन द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। सिमिलर प्रोटेस्ट हुए लोगों के बीच में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, थ्रू आउट द रीजन को एक डेमोक्रेटिक रूल के तरीके से चेंज करना है। और डोमिनेंस चैलेंज ये हुआ कि यूएस की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया इस कंट्रीज़ में, और आज के टाइम पे बहुत सारी अरबन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये था हमारा जो ये सेकंड चैप्टर। इसमें ना आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे मार्च 1885 में, मार्च 1885 को मिखेल गोरविच को इलेक्ट किया गया कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के मेंबर को। इन्होंने अपॉइंट किया वॉरिस, किसको, VORISYELTSIN को, क्या, हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, ठीक है। उसके बाद 1988 में, ये मैंने टाइम लाइन बता रहा हूँ, 1988 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ एस्टोनिया एंड लीबिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1988 को एस्टोनिया एंड लीबिया, ठीक है, लटीविया जो थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित हुई। उसके बाद अक्टूबर 1989 को सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट को डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बर्लिन बार जो है, जो बनाई गई थी 1961 में, उसको क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे, फॉल कर देंगे बर्लिन वॉल को, ठीक है, जो कि बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ द जर्मनी, जो इनकी उसमें वहाँ पे बनाई गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991 में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, 70-year old मोनोपोली को चेंज किया गया, 90 में मोनोपोली को चेंज किया गया रशिया में, ठीक है। उसके बाद 91 में क्या हुआ, जब जो रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था तब उसके प्रेसिडेंट जो थे, ये हमने पढ़ा अभी, स्टिन थे, उस कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे जो कि रशिया में। उसके बाद जो गोविच ने रिफॉर्म लाए थे वो डिमोलिश हो गए, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस को
इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद 15 दिसंबर, फाइनल डेट 15 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, गॉर्वेज ने रिफॉर्म कर दिया, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया इन्होंने। और क्या किया, रिज़ाइन करके क्या कर दिया, प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी सोवियत यूनियन में, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था, ठीक है, सेकंड चैप्टर दैट इज़ द, आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं और इसके रिगार्डिंग ही आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।